नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में भूगोल विषय से अध्याय नंबर 3 जल संसाधन लेकर आया हूं। देखिए, आज के इस पाठ के अंदर हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पाठ नंबर 1 जो हमने पढ़ा था संसाधन एवं विकास, और पाठ नंबर 2 में हमने वन्य एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ा था। लेकिन आज की इस क्लास में हम अध्याय नंबर 3 से जल संसाधन पढ़ने वाले हैं। और जल संसाधन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इस लेसन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। जैसे कि ये कह रहा है कि जल संसाधन है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के जल का, यदि हम पूरे विश्व के जल की बात करें तो 96.5% सागरों में पाया जाता है। खारा होने के कारण ये जल मानव के लिए उपयोगी नहीं है। और यदि हम बात करें 3.4% जल की, वो मानव उपयोग में है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। और ये जल जो है महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं में पाया जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है। लेकिन 96.5% जल है वो महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा है, जो पीने योग्य है नहीं। लेकिन बात करें हम मानव उपयोगी जल की, तो वो केवल हमारा 3.5% जल ही मानव उपयोगी है। इसके बाद बात करते हैं कि जल संसाधन का उपयोग। जल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, जल विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो जल संसाधन का उपयोग मैं आपको बताना चाहूँ, जल पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, जल विद्युत पैदा करने के लिए और उद्योगों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। हम बात करते हैं भारत में जल की उपलब्धता कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का 133वां स्थान है। देखिए, जल कितना उपलब्ध हो जाता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, ये हमें आंकड़ा बताया गया है। और भारत में जल नवीकरण जल की बात करें तो संसाधन, भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। और 2025 तक भारत जल की नितांत कमी महसूस करेगा, क्योंकि जल का जिस तरह से अत्यधिक दोहन हम कर रहे हैं, उनका अत्यधिक वेस्टेज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उस तरह यदि हम बात करें तो भूमि का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जल दुर्लभता, और इसके कारण क्या है? यही कारण है कि जब जल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे कि खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, तो हम क्या कहते हैं? उसे जल दुर्लभता कहते हैं। और वो किस कारण होती है? अत्यधिक जनसंख्या की वजह से, जल का अतिशोषण होने की वजह से, और जल का अत्यधिक उपयोग करने की वजह से क्या हो रहा है? जल दुर्लभता का कारण बनता जा रहा है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की, कि प्राचीन काल में जल संरक्षण कैसे किया जाता था। देखिए, भारत में प्राचीन काल में जल संरक्षण की प्रथा चली आ रही है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इनको हम बांधों से, यानी कि बांध बनाकर हम जल को रोकते हैं और अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करते हैं। जलाशय, झीलें, नहरें, ये सभी चीजें जो है जल संरक्षण के लिए है। वर्षा जल संरक्षण कैसे किया जाता है कि वर्षा जल को भूमिगत टैंक में अथवा टांका, जिसको हम टंकी के रूप में बात करते हैं, संयोजित करके इसके बाद आती है एक योजना, परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए ऐसी योजना जिससे
एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नदी पर बांध बनाकर उसके जल को एक साथ संग्रह करके एक साथ अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इनमें जहां कुछ लाभ होते हैं वहां कुछ हानियां भी होती हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानि हम आगे इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। अब भारत की नदियों की बात करें तो भारत के उत्तर भारत, यदि भारत में उत्तर भारत की बात करें तो नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। इनमें गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलुज है, रावी है, चेनाब है, व्यास है। ये सभी नदियां भारत की प्रमुख नदियां हैं। और भारत के दक्षिण भारत में यदि बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा और ताप्ती नदी, देखिए ये हमारे दक्षिण भारत की नदियां हैं। तो आज के इस विषय में, आज की इस क्लास में हम केवल पाठ का सार ही बताएंगे। धन्यवाद।